बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा पीपीएससी में लेक्चरर इन इंग्लिश की तैयारी के सिलसिले में चौथा लेक्चर है। इससे पहले आप अपने पेपर पैटर्न, हाउ टू स्टडी और प्रिपरेशन प्लान के बारे में जान चुके हैं। आज इस लेक्चर में हम एक सैम्पल पेपर लेकर उसको अटेम्प्ट करेंगे और आपको पता चलेगा कि आपके पेपर में किस किस्म के क्वेश्चंस आते हैं। और इस पेपर को अटेम्प्ट करने के दौरान मैं आपके सिलेबस से रिलेटेड कुछ और चीज़ें भी आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पीपीएससी लेक्चरर इन इंग्लिश सैम्पल पेपर 1, ये इसका पूरा पैटर्न आपके सामने नज़र आ रहा है कि 100 इसमें मैंने एमसीक्यूज़ शामिल किए हैं, जिनमें से 80 होंगे सब्जेक्ट रिलेटेड और 20 होंगे जनरल एबिलिटी के। और जो सब्जेक्ट रिलेटेड है उनकी फिर आगे ये 4 टाइप्स होंगी। उनमें इंग्लिश लिटरेचर से 60 क्वेश्चंस हैं, इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स से 10 है और ग्रामर और वोकेबलरी से भी 5-5 लिए गए हैं। और इसी तरह से आगे जनरल एबिलिटी की मैंने डिवीज़न की हुई है। लेकिन ये ज़हन में रखना कि आपके पेपर में इन क्वेश्चंस की तरतीब ये वाली नहीं होगी। जो उधर आपका पेपर आएगा उसमें हो सकता है कि सबसे पहला क्वेश्चन बेसिक मैथमेटिक्स का हो, और दूसरा क्वेश्चन हो सकता है उसमें इंग्लिश ग्रामर का हो, और तीसरा क्वेश्चन उसमें बेसिक उर्दू का हो। वो चूँकि शफल कर देते हैं, सारे कैंडिडेट्स के पास सेम पेपर नहीं होता, उसमें क्वेश्चंस की तरतीब चूँकि डिफरेंट होती है, इसलिए उस तरतीब के बारे में हम पहले से कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मैंने बहरहाल ये 100 MCQs जो हैं ये इसमें इस तरतीब के साथ इस पेपर में रखे हैं। तो आप इस पेपर को एक दफ़ा देखें और मुझे उम्मीद है कि इसको देखने के बाद आपको काफ़ी समझ आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा, आपको पता चलेगा कि आपके पेपर में किस किस्म के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलें देखें। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आप देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स बाय टेनिसन इज़ अ मोनोड्रामा। ये मोनोड्रामा असल में एक ऐसे प्ले को कहते हैं एक्टेड और डिज़ाइन टू बी एक्टेड बाय अ सिंगल पर्सन, यानी इसमें एक ही एक्टर होता है जो पूरे प्ले को परफॉर्म करता है। तो इसमें ये 4 ऑप्शंस, अगर आपने टेनिसन को पढ़ा होगा तो आपको फ़ौरन पता चलेगा कि यूलिसिस इनका एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, और ब्रेक 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 इनकी एक एलेजी है, और मॉड एक इनका मोनोड्रामा है, और क्रॉसिंग दी बार ये भी एक एलेजी है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। दूसरा क्वेश्चन देखें, द लाइन शी ड्वेल्स विद ब्यूटी, ब्यूटी दैट मस्ट डाई अकर्स इन कीट्स। आगे आपने बताना होगा कि ये कीट्स की किस पोएम से ये लाइंस ली गई हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेक्स्ट होता है वही बस आपके पेपर में उनमें से कुछ लाइंस आपके पेपर में दी जाती हैं, और आपने उन लाइंस को रिकग्नाइज़ करना होता है कि ये किस पोएम से ली गई हैं, इनको किसने लिखा है। और ये वाली लाइंस ज़्यादातर वही होती हैं जो कहीं ना कहीं पे आपकी नज़रों से ज़रूर गुजरी होंगी। ये बिल्कुल अनसीन किस्म की या अननोन किस्म की लाइंस नहीं होती, बहुत फेमस लाइंस ही होती हैं। तो इसलिए आपने इनको पहचानना है। तो ये जॉन कीट्स का एक ओड है, ओड ऑन मेलंकोली, ये उसमें से ली गई ये लाइन है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी ठीक हो गया। द थियोरी ऑफ आर्ट फॉर आर्ट सेक फाउंड इट्स ट्रू एडहेरेंट इन। अब ये 4 ऑप्शन हैं आपके पास, आपने बताना है कि इस थियोरी को सबसे ज़्यादा इन 4 में से किसने एडवोकेट किया है, किसने सपोर्ट किया है। ये एक नज़रिया है, इसको आप कह लें फ़न बराए फ़न। इसमें ये होता है कि कुछ लोगों का मानना है कि आर्ट जो होता है उसका वन एंड ओनली ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि उसने आर्ट को या ब्यूटी को तख्लीक करना है, जमालियात की तख्लीक करनी है। इसके अलावा आर्ट से कोई भी और काम नहीं लेना चाहिए। ये जो कुछ लोग सोसाइटी के अंदर रिफॉर्म्स लाने के लिए या इंसानों की तरबियत करने के लिए आर्ट को इस्तेमाल करते हैं, ये लोग इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं। ये आर्ट को सिर्फ आर्ट की नज़र से ही देखते हैं। तो इस थ्योरी को बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया। तो ये जो 4 ऑप्शंस मौजूद हैं, इनमें से जो सबसे बड़ा सपोर्टर है इस थ्योरी का वो है ऑस्कर वाइल्ड। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द एज ऑफ विजडम, इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस। ये एक पूरा पैसेज है जो बहुत ही फेमस है। ये चार्ल्स डिकेंस का एक नॉवल है, अ टेल ऑफ 2 सिटीज़, उसमें से लिया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया डी। इसके बाद देखिए, द कॉमन परसूट इज़ अ सिलेक्शन ऑफ एसेज बाई
F.R. लीविस, ये इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन है। इनकी ये एक कलेक्शन है एसेस की, उसका ये टाइटल है। तो ये कहीं ना कहीं पे आपकी नज़रों के सामने से ज़रूर गुजरी होगी, या मज़ीद आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं पे द कॉमन परसूट के बारे में भी कोई ना कोई बात ज़रूर होगी। तो ये इसका ऑप्शन नंबर A ठीक हो गया। इडल्स ऑफ द किंग इज़ द इलस्ट्रेशन ऑफ टेनिसन्स डीप इंटरेस्ट इन, अब इसमें ऑप्शन नंबर B ठीक है, यानी टेनिसन ने इस वर्क में जो बादशाहों का किरदार होता है उसके ऊपर बात की है। द रोल ऑफ द किंग, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। 7वां देखें, हु बिलीव्ड दैट पोएट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस। ये जब आप क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं तो मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ थीरीज़ आपकी नज़रों से गुजरती हैं। तो ये पोइट्री के बारे में ये वाले जो रिमार्क्स हैं ये वर्ड्सवर्थ ने दिए थे कि शायरी असल में जज्बात का एक ओवरफ्लो होता है। जब इंसान अपने जज्बात में एक ख़ास हद को उबूर करता है, उसके बाद जो एक जज्बात में ओवरफ्लो होना शुरू होता है, उस वक्त शायरी जन्म लेती है। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ की एक थ्योरी ऑफ पोएट्री है, उसमें आप इस बारे में पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट ऑप्शन है। 8वां देखें, लिटिल टाइम इज़ अ कैरेक्टर इन हार्डीज़। ये आपको मैंने ये भी बताया था कि मुख्तलिफ जो नॉवेल्स हैं या जो प्लेस हैं उनके कैरेक्टर्स के बारे में आपने ज़रूर पढ़ना होता है, और ख़ास तौर पे जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं उनके नाम आपको ज़रूर पता हो, और कौन सा कैरेक्टर किस प्ले में किस नॉवल में आपने देखा था ये भी आपके इल्म में होना चाहिए। तो ये लिटिल टाइम एक कैरेक्टर है हार्डी के नॉवल ज्यूड द ऑब्सक्योर का। तो इसमें ऑप्शन नंबर B जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। विच इज़ द फेमस एलेजी रिटन बाय शैली। ये मुख्तलिफ लोगों के जो मुख्तलिफ वर्क्स हैं, कौन सा वर्क किसने लिखा है, ये जो ज़्यादा नुमाया वर्क्स होते हैं वो आपको ज़रूर पता होंगे। ये आसान क्वेश्चन है। तो एडोनाइस ये शैली की एक एलेजी है, ये तकरीबन सभी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर C इसमें ठीक है। व्हाट इज़ द मीटर ऑफ द फॉलोइंग लाइन। अब ये एक टेक्निकल सा क्वेश्चन है, इस लाइन को पढ़ के आपने बताना है कि इसके अंदर कौन सा मीटर इस्तेमाल हुआ है। टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। तो इसमें आप देखेंगे एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल आ रहा है, फिर स्ट्रेस्ड आ रहा है, फिर अनस्ट्रेस्ड आ रहा है, फिर स्ट्रेस्ड आ रहा है। इस पैटर्न के साथ ये कुल 10 सिलेबल्स हैं इसके अंदर। टू स्ट्राइव ये 2 सिलेबल्स, टू सीक ये 2 हो गए, टू फाइंड ये 2 हो गए, एंड नॉट 2 ये, और टू यील्ड 2 ये, यानी 5 इसके अंदर फीट बनते हैं 2-2 सिलेबल्स के। तो टोटल 10 सिलेबल्स हैं, 5 फीट हैं, और इनके अंदर पैटर्न ये है कि स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड। तो ऐसा जो पैटर्न होता है ये आयम्बिक पेंटामीटर में होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर A, यानी इस लाइन को हम पोएट्री की ज़ुबान में आयम्बिक पेंटामीटर कहते हैं। तो ये मीटर्स के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपके लिए इस तरह की लाइन्स को पहचानना बहुत आसान होगा। 11 नंबर देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इलस्ट्रेटिव ऑफ जॉन रस्किन्स इंटरेस्ट इन सोशल इकोनॉमी। ये एक इंग्लिश फिलोसोफर और आर्ट क्रिटिक गुजरे हैं 19th सेंचुरी में। तो इनके बहुत सारे वर्क्स हैं जिनमें एक द 7 लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर, ये इन्होंने आर्किटेक्चर जो है इसकी पूरी तारीख इसके अंदर बयान की है। और अनटू दिस लास्ट ये इनका एक ऐसे है जो इन्होंने सोशल इकोनॉमी के ऊपर लिखा है। और द स्टोन्स ऑफ वेनस ये इनकी बुक है, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर के ऊपर ही इसको लिखा है इन्होंने। और द किंग ऑफ द गोल्डन रिवर ये इनकी एक फेरी टेल है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अनटू दिस लास्ट, ये इनका ऐसे है जो इनकी सोशल इकोनॉमी में जो दिलचस्पी है उसको शो करता है। इसके बाद है, मार्लो सिंपली प्रिपेयर द वे फॉर द मास्टर हु वाज टू फॉलो। हु इज़ द मास्टर रेफर टू इन दिस रिमार्क। यानी ये कुछ बड़े लोगों ने बड़े लोगों के बारे में जो बात की होती है उसमें से कोई कोटेशन, कोई एक रेफरेंस आपको दिया जाता है। तो आपने बताना होता है कि ये बात किसने किसके बारे में कही है और इसका क्या मतलब है। तो ये क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में किसने कहा था कि उसने रास्ता तैयार करके दिया एक मास्टर को,
और उस मास्टर ने फिर उस रास्ते को फॉलो किया, यानी मार्लो से इंस्पिरेशन लेके उसने आगे काम किया। तो वो मास्टर कौन था? तो विलियम शेक्सपियर। ये ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये मार्लो से बड़े इंस्पायर हुए थे और इनकी ख़ास तौर पे जो ट्रेजेडीज़ हैं वो मार्लो की इंस्पिरेशन आपको शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ में नज़र आएगी। तो शेक्सपियर वो मास्टर है जिसके बारे में इस जुमले के अंदर बात की जा रही है, ऑप्शन नंबर बी। द एल्जिन मार्बल्स इंस्पायर्ड कीट्स टू राइट। अब ये कीट्स की इन पोएम्स में से कौन सी ऐसी पोएम है जिसको उसने एल्जिन मार्बल से इंस्पायर होकर लिखा? ये एंशंट ग्रीक स्कल्पचर्स हैं, पुराने यूनानियों के दौर के कुछ मुजस्मे वगैरह काफ़ी बड़ी तादाद में ये कहीं मौजूद हैं। तो वो उस दौर के आर्ट की एक तरह से रिप्रेजेंटेशन है। तो कीट्स के बारे में आप जानते हैं कि ये भी आर्ट को ख़ास तौर पे जो यूनानियों का आर्ट था उसका बड़ा आप कह लें फ़ैन था, उनका फॉलोअर था। तो इसने एक ओड लिखा, ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न, और ये वाला ओड जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको इसकी जो ग्रीक आर्ट और कल्चर के साथ जो मोहब्बत है वो नज़र आती है। और ये ओड इसने इन्हीं एल्जिन मार्बल से इंस्पायर होकर ही लिखा था। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स वाज अपॉइंटेड पोएट लॉरिएट इन 1813? तो ये जो बड़े बड़े नोबेल प्राइज़ इनको मिले या पोएट लॉरिएट के तौर पे काम करते रहे, ये पोएट लॉरिएट असल में एक ऐसे पोएट को कहते हैं जो ऑफिशियली अपॉइंट किया जाता है बाय अ गवर्नमेंट टू कंपोज पोएम्स फॉर स्पेशल इवेंट्स एंड ओकेजन्स। यानी ये ख़ास मौक़ों पर शायरी लिखने के लिए इनको जो बादशाह होते थे पुराने दौर में या जो हुकूमतें होती थी वो इनको अपॉइंट करती थी। तो ये एक तरह से दरबारी शायर आप इनको कह लें या हुकूमती शायर होते थे। इनकी बाकायदा सैलरी होती थी, इनको तनख्वाह मिलती थी और इनको फिर बादशाहों के दरबार में रहना होता था कुछ ख़ास मौक़ों पर लिखने के लिए। तो इनमें रॉबर्ट साउदी, ये आप याद रखना, बहुत सारे और भी पोएट्स हैं जो पोएट लॉरिएट के तौर पर काम करते रहे। तो 1813 में जिसको पोएट लॉरिएट बनाया गया, ये रोमांटिक एज में आप इसके बारे में पढ़ते हैं, उसका नाम था रॉबर्ट साउदी। ऑप्शन नंबर सी ये इसका करेक्ट ऑप्शन है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वर्क ऑफ अर्नेस्ट हेमिंग्वे? अब ये क्वेश्चन बहुत आसान ही होता है कि किसी भी राइटर के बारे में 4 ऑप्शंस आपको देते हैं और पूछते हैं कि इनमें से कौन सा वर्क इस राइटर का है या कौन सा वर्क इस राइटर का नहीं है। तो ये जो 4 दिए गए हैं इनमें जो अर्नेस्ट हेमिंग्वे का वर्क है वो ये सबसे पहले वाला ही, दी ओल्ड मैन एंड द सी। तो ये जो बीए का सिलेबस होता था उसमें ज़्यादातर जो पहले के लोगों ने जिन्होंने एमए इंग्लिश वगैरह किया है उन्होंने इसको ज़रूर पढ़ा होगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक ऑप्शन है। और हु रोट गुलिवर्स ट्रेवल्स? अब ये भी कोई भी फेमस वर्क आपसे पूछ लेंगे कि उसके राइटर का नाम बताएं, तो ये भी आसानी होता है क्वेश्चन। तो जोनाथन स्विफ्ट, ये आप जानते हैं इसके राइटर का नाम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ड्रामेटिस्ट? ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो जितने भी बड़े बड़े लोग हैं आपको पता ही होता है कि इनमें से कौन नॉवलिस्ट है कौन ड्रामेटिस्ट है। तो ये पूछ रहे हैं कि इनमें से ड्रामेटिस्ट कौन नहीं है। तो जॉनसन भी ड्रामेटिस्ट है, एलियट भी ड्रामेटिस्ट है, इब्सन के ड्रामास भी आपने पढ़े होंगे, लेकिन लॉर्ड बायरन इसमें जो है ये सिर्फ एक पोएट था रोमांटिक एज का, इन्होंने कोई ड्रामा नहीं लिखा। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें ठीक है। और ई.एम. फॉरेस्टर वाज ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ये 20th सेंचुरी में आप जानती हैं कि ई.एम. फॉरेस्टर एक नॉवलिस्ट गुजरे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, इनका एक बड़ा फेमस नावल अ पैसेज टू इंडिया, ये हमारे यहाँ तकरीबन सभी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है, तो वो आपने ज़रूर पढ़ा होगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें ठीक हो गया। आफ्टर होम इज़ द एलिजाबेथन एज नेम्ड? अब ये एलिजाबेथन एज आपने बहुत सुना हुआ है, तो ये किस खातून के नाम पर इस एज को मंसूब किया जाता है? तो एलिजाबेथ 1 और एलिजाबेथ 2, ये जो अभी हाल ही में पिछले साल आई थिंक जो इंग्लैंड की मलका जिनकी डेथ हुई है उनका नाम था एलिजाबेथ 2। और एलिजाबेथ 1 असल में जो 16th सेंचुरी में इंग्लैंड की मलका गुजरी हैं ये उनको एलिजाबेथ 1 कहा जाता है। और एलिजाबेथ ब्राउनिंग, ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की वाइफ का नाम है। और एलिजाबेथ स्टुअर्ट ये भी एक ब्रिटिश कोई प्रिंसेस गुजरी हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा फेमस नहीं हुई। इन 4 में से
जो 16th सेंचुरी है आप जानते हैं उसमें एक पीरियड है जिसको एलिजाबेथन एज कहते हैं और वो जो पीरियड है वो एलिजाबेथ वन के नाम से मंसूब है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि ये वाली जो मलका है एलिजाबेथ वन ये 16th सेंचुरी में इंग्लैंड की मलका रही हैं, तो डेफिनेटली इन्हीं के नाम से इस दौर को मंसूब किया जाता है। 20 नंबर देखें, हु रोट द सेकेंड कमिंग। अब ये एक बहुत ही फेमस पोएम है W.B. यीट्स की, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। और व्हाट पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर इज़ कॉल्ड द ऑगस्टन एज। ये एक रोम के बादशाह गुजरे हैं ऑगस्टस, उनके दौर में कहा जाता है कि जो लैटिन लिटरेचर था इसमें बड़ा शानदार काम हुआ और वो वैसे भी एक बड़े शानदार एडमिनिस्ट्रेटर थे और उनका पीरियड रोमन हिस्ट्री में आप एक गोल्डन पीरियड के तौर पे कह सकते हैं उसको। और 18th सेंचुरी का जो पहला हिस्सा था इस दौर को भी उसी बादशाह के नाम से मौसूम किया जाता है और इसको भी ऑगस्टन एज इसलिए कहा जाता है कि जिस लेवल का काम लैटिन लिटरेचर में बादशाह ऑगस्टस के दौर में हुआ था बिल्कुल उसी लेवल का काम इंग्लिश लिटरेचर में 18th सेंचुरी के शुरू में हो रहा था। तो इसलिए इस पूरे एक पार्ट ऑफ द 18th सेंचुरी को उस बादशाह के नाम से ही मौसूम कर दिया जाता है। तो अर्ली 18th सेंचुरी ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। और विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज़ नॉट रिटन इन ब्लैंक वर्स। तो ये भी आपको पता होगा कि आइएम्बिक पेंटामीटर में ही ये लाइन होती है लेकिन इसमें राइम स्कीम नहीं होती और इस लाइन को इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है और जितने भी बड़े बड़े मेजर वर्क्स आप पढ़ेंगे उनमें से मोस्टली ब्लैंक वर्स में ही लिखे गए हैं। जैसे कि हैमलेट शेक्सपियर का प्ले ब्लैंक वर्स में लिखा गया, द जियो ऑफ माल्टा ये क्रिस्टोफर मार्लो का प्ले है ये भी ब्लैंक वर्स में ही लिखा गया है। और गॉर्बोडक ये एक आप कह लें इंग्लिश लिटरेचर में इसको सबसे पहली ट्रेजेडी इसको कहा जाता है। थॉमस नॉर्टन और थॉमस सैक्विल इन्होंने मिल के इसको लिखा था। तो ये भी इसका भी ज़्यादातर हिस्सा ब्लैंक वर्स में ही लिखा गया था। लेकिन इन चार में से जो पिग्मेलियन है ये बर्नार्ड शॉ का प्ले है, ऑप्शन नंबर सी, ये प्रोज में लिखा गया है, इसको ब्लैंक वर्स में नहीं लिखा गया। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है जी। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स इज़ नॉट अ वुमेन। ये भी आसान क्वेश्चन है। एमिली ब्रॉन्टी आप जानते हैं विक्टोरियन एज में एक नॉवलिस्ट गुजरी हैं, J.K. राउलिंग भी एक खातून नॉवलिस्ट है, रॉबर्ट ब्राउनिंग ये एक मेल पोएट गुजरे हैं विक्टोरियन एज में ही, और टोनी मॉरिसन ये भी एक अमेरिकन नॉवलिस्ट है, ये भी खातून है। तो इनमें जो मेल राइटर है वो रॉबर्ट ब्राउनिंग है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ऑन हीरोज़ हीरो वर्शिप एंड द हीरोइक इन हिस्ट्री वाज रिटन बाय, ये एक ऐसे का टाइटल है और ये ऐसे लिखा था थॉमस कार्लाइल ने, बहुत ही फेमस इनका ऐसे है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। हु किल्स मैकबेथ इन द प्ले मैकबेथ। अब ये जब आप फेमस जो प्लेस हैं नॉवेल्स हैं उनकी स्टोरीज वगैरह को पढ़ते हैं तो आपके जहन में ये चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं कि किस कहानी के अंदर क्या हुआ था, कौन से कैरेक्टर ने कौन सा रोल प्ले किया था। तो ये पता चल जाता है पेपर में अगर आपने इन ज़्यादा जो मेजर प्लेस हैं नॉवेल्स हैं उनको अच्छी तरह से उनकी स्टोरी को कम से कम ज़रूर पढ़ा होगा तो आपको पता चल ही जाता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है मैकडफ, ऑप्शन नंबर डी, इसने मैकबेथ को इस प्ले में कत्ल किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अ रोमांटिक पोएट बी मोस्ट लाइकली टू यूज़। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको कंफ्यूज करेगा और इस तरह के 3-4 क्वेश्चन पेपर में होते हैं जिनके बारे में हमें लगता है कि शायद ये भी ऑप्शन ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो उसमें फिर आपने थोड़ा अंदाज़ा ही लगाना होता है और जितना ज़्यादा आपने लिटरेचर को पढ़ा होगा उतना ही ज़्यादा आपके अंदाजे के ठीक होने का इम्कान होगा। तो अब वो कह रहे हैं कि एक रोमांटिक पोएट है, फ़र्ज़ करें वो एक हवा में उड़ते हुए परिंदे के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा, क्या इस्तिलाह इस्तेमाल करेगा। अब अगर आप रोमांटिक पोएट्स को समझते हैं, उनके मजाज को समझते हैं, उनके डिक्शन को समझते हैं तो फिर आपके लिए इसमें से अंदाज़ा लगाना आसान होगा। अब देखें अ फेदर्ड कॉरिस्टर, कॉरिस्टर असल में जो एक कॉयर होता है चर्च में जब कुछ लोग इकट्ठे होके इबादत करते हैं तो उस ग्रुप का जो लीडर होता है उसको कॉरिस्टर कहते हैं। तो एक परों वाला कॉरिस्टर, अच्छा ये वो लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा एक परिंदे के लिए, या अ मेंबर ऑफ द प्लूमी रेस, प्लूमी से मुराद इन डेकोरेटेड विद फेदर्स,
यानी एक ऐसी नस्ल जो परों से सजाई गई है, उसका एक मेंबर, या अ टेनेंट ऑफ द स्काई, आसमान का रिहायशी, या एन एरी फेरी यानी हवा में उड़ती हुई एक परी। तो अब इन चारों में से आप अंदाज़ा लगाएंगे कि एक रोमांटिक पोएट कौन सी टर्म को या कौन से अल्फाज को एक परिंदे के लिए इस्तेमाल करेगा। तो मेरा अंदाज़ा बहरहाल यही है कि ऑप्शन नंबर डी इसमें ठीक है, क्योंकि जो रोमांटिक पोएट्स होती हैं वो इसी तरह के सॉफ्ट और रोमांटिक से जो वर्ड्स हैं, ये परियों वगैरह से उन्हें बड़ी मोहब्बत होती है। तो इस तरह का डिक्शन चूँकि होता है, मेरा ख्याल है कि ऑप्शन नंबर डी इसमें ठीक होगा। एक रोमांटिक पोएट, ज़्यादा इम्कान ये है कि इन चार में से अगर उसको ऑप्शन दिया जाए परिंदों के लिए, बर्ड्स के लिए, तो वो एन एरी फेरी वाली जो इस्तिलाह है ये इस्तेमाल करेगा। और वर्ड्सवर्थ पोएट्री ऑलवेज रिफ्लेक्ट्स द क्रिएशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स एंड एंडोर्समेंट ऑफ द साइंटिफिक ट्रेडिशन, द क्रिएशन ऑफ एन ओरिजिनल फिलॉसफी और इज बिलीफ इन अ वर्ल्ड टू कम। अब अगर आपने वर्ड्सवर्थ को पढ़ा है तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा कि जो नेचर के बारे में वर्ड्सवर्थ की थियोरी है, जो इसका नज़रिया है, ये पहले आपको किसी और पोएट में नहीं मिलेगा। यानी नेचर को वर्ड्सवर्थ ने जिस नज़र से देखा है, इस नज़र से पहले कभी भी किसी और राइटर ने नहीं देखा। तो नेचर का इसने पूरा एक फ़लसफ़ा बयान किया है कि नेचर कैसे एक इंसान की तरबियत करने में, एक इंसान की ग्रोथ में कैसे अपना एक रोल प्ले करती है। उसने अपनी मिसाल देके इस पूरे फ़लसफ़े को डिज़ाइन किया है। तो ये इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है कि वर्ड्सवर्थ की पोइट्री हमें एक नया फ़लसफ़ा देती है, एक ओरिजिनल फ़िलॉसफ़ी देती है। तो इसमें ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। द क्रिएशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, यानी वर्ड्सवर्थ के यहाँ कोई ऐसे एब्स्ट्रैक्ट किस्म के नज़रियात हमें बिल्कुल नहीं मिलते, या उसने कुछ साइंटिफिक ट्रेडिशंस को एंडोर्स किया हो। उस ज़माने में वर्ड्सवर्थ के दौर में वैसे भी अभी कोई इतनी ज़्यादा साइंटिफिक जो आप कह लें प्रोग्रेस या डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, तो इसलिए ये भी हमें ठीक नहीं लग रहा। और उसका आने वाले दौर के ऊपर एक बिलीफ, एक एतमाद, ये हमें वर्ड्सवर्थ में नहीं, हाँ बहरहाल शैली में हमें ये चीज़ मिलती है। तो जहाँ तक वर्ड्सवर्थ का ताल्लुक़ है, इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है कि उसने अपना एक नया फ़लसफ़ा बनाया है जो अपनी पोइट्री में रिफ्लेक्ट किया है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द अर्लीस्ट नोन एंग्लो नॉर्मन हिस्टोरिकल राइटिंग हिस्टोरिया रेगम ब्रिटानिया। अब ये इंग्लिश हिस्ट्री के ऊपर एक बुक है, बहुत ही फेमस है, आप इसके बारे में थोड़ा सा ज़रूर पढ़ लेना। और इसके राइटर का नाम है जेफरी ऑफ मॉनमाउथ। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो इसको भी आप ज़रूर याद रखना। और हु रोट शेक्सपियर्स लेटर कॉमेडीज़, ये एक क्रिटिसिज्म के ऊपर ये वर्क है। तो डी.जे. पामर इसके राइटर का नाम है। इन्होंने शेक्सपियर की कॉमेडीज़ के ऊपर इस बुक के अंदर कुछ क्रिटिसिज्म लिखा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। शैली वाज अ फर्म बिलीवर इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब शैली की पोइट्री में हमें सब कुछ मिलता है सिवाय, यानी इन चार में से आपने बताना है कि कौन सी चीज़ शैली की पोइट्री में नहीं है। पर्सनल फ्रीडम की बहुत बात करता है, उसका ओड टू द वेस्ट विंड अगर आपने पढ़ा हो वो इसी मौजू के ऊपर है। और द इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सोसाइटी, इसके ऊपर भी बात करता है कि एक फ़र्द जो है वो सोसाइटी के लिए कैसे अपना रोल प्ले कर सकता है। और द पावर ऑफ लव, इसकी कुछ बड़ी पैशनेट सी लव पोइट्री भी आपने पढ़ी होगी, तो ये भी हमें इसकी पोइट्री में मिलता है। और अब चौथा ऑप्शन, ये पहले तीनों तो एलिमिनेट हो गए, अब चौथा ऑप्शन है ह्यूमन कंडक्ट बेस्ड ऑन कन्विक्शन। और इंसान का वो कंडक्ट जो अकायद की बेस पर होता है, वो हमें शैली की पोइट्री में इसके ऊपर कोई बात नहीं मिलती। तो ये करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। मैगी इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर इन जॉर्ज एलियट्स द मिल ऑन द फ्लॉस। अब ये नावल अगर आपने पढ़ा होगा तो उसका एक बड़ा ही फेमस कैरेक्टर है ये मैगी। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंसीडर्ड द फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक।
अब ये लॉन्जिनस अगर ये क्लासिकल एज में गुजरी हैं, लेकिन इनको पहला रोमांटिक क्रिटिक भी समझा जाता है। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग सा क्वेश्चन है, कुछ बच्चे हो सकता है इसमें कंफ्यूज हो जाएं, वो वर्ड्सवर्थ के ऊपर टिक कर दें क्योंकि वो रोमांटिक एज में था, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन है लॉन्जिनस, ऑप्शन नंबर ए। In which of the novel D.H. Lawrence dealt with the psychological phenomena known as Oedipus complex? अब ये अगर आप इसका नावल पढ़ चुके हैं सन्स एंड लवर्स, तो उसमें आपने देखा होगा कि ये जो कॉम्प्लेक्स है एक नफ्सियाती एक उलझन का नाम है। इसमें जो बेटा होता है वो अपनी माँ की तरफ, या जो बाप होता है वो अपनी बेटी की तरफ, ये एक ऐसा एक इमोशनल अटैचमेंट होती है जो एक ख़ास नौइयत की होती है, तो उसको एडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है, सन्स एंड लवर्स। तो D.H. लॉरेंस ने भी अपने इस नावल में इसी कॉम्प्लेक्स के ऊपर बात की है, और इसके बारे में अगर आप एडिपस रेक्स जो सोफोक्लिस का प्ले पढ़ चुके हैं तो उसमें भी आपको यही चीज़ देखने को मिली होगी। और द मेटाफिजिकल पोएट्स इज़ अ क्रिटिकल एसे रिटन बाय T.S. एलियट, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। बहुत ही फेमस इनका एसे है जो इन्होंने मेटाफिजिकल पोइट्री पर लिखा है। Oliver Goldsmith was a contemporary of which famous English literary figure? तो ये जब आप हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से लिटरेचर को पढ़ते हैं तो आपको पता चल ही जाता है कि कौन सा राइटर किस दौर में गुजरा है, और उस दौर में और कौन कौन से लोग थे जो इंग्लिश लिटरेचर में काम कर रहे थे। तो इसमें सैमुअल जॉनसन, अगर आपको याद हो, इनकी एक एज ऑफ सेंसिबिलिटी है, उस एज के ये राइटर हैं। तो ओलिवर गोल्डस्मिथ और सैमुअल जॉनसन ये दोनों कंटेम्परेरी थे, एज ऑफ जॉनसन में या एज ऑफ सेंसिबिलिटी में ये गुजरे हैं। तो ये 18th सेंचुरी का जो दूसरा पार्ट है उसको कहा जाता है एज ऑफ जॉनसन। और हु हैज़ डिफाइंड ट्रेजेडी एज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज़ सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड? अब कौन है जिसने ट्रेजेडी को इन अल्फाज में डिफ़ाइन किया है? ये जब आप क्रिटिसिज्म पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहली बुक जो आप पढ़ते हैं वो अरिस्टोटल की पोएटिक्स है। उसके अंदर इसने अपना ट्रेजेडी का एक नज़रिया पेश किया था, तो उसकी ये लाइन है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। द कलेक्टिव नेम गिवन टू प्री शेक्सपियरियन प्ले राइट्स लाइक मार्लो, पील एंड ग्रीन इज़ यूनिवर्सिटी विट्स, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले और पढ़ाने वालों का एक ग्रुप था, ये 6-7 लोग थे, तो इनको यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता था। ये शेक्सपियर से पहले का जो दौर था, जो क्रिस्टोफर मार्लो का दौर था, उसमें ये लोग गुजरे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। हु रोट द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, ये भी एक बहुत फेमस वर्क है, एक एलेगरी है जॉन बुनियान की। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। चार्ल्स लैम्ब्स ड्रीम चिल्ड्रन इज़ नोटेबल फॉर इट्स, अब ये वर्क जब आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि इस वर्क के अंदर हमें विम्सिकल पेथस ये देखने को मिलता है। यानी ये आप ऐसे कह लें कि इसको पढ़ते हुए रीडर्स के अंदर एक तरह से अचानक मुख्तलिफ़ तरह का डर और खौफ पैदा होता है, कुछ ख़ास कैफियत से वो गुज़रता है, तो उस प्रोसेस को हम विम्सिकल पेथस कह देते हैं। तो ड्रीम चिल्ड्रन चार्ल्स लैम्ब का एक ऐसा वर्क है जो विम्सिकल पेथस की वजह से मशहूर है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स हैड द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन द विक्टोरियन एज, अब ये पूरी एज है, इसमें बड़े शानदार लोग आपको मिलेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा इस दौर का जो प्रोमिनेंट वर्क है जिसने बाद में आने वाले राइटर्स को भी बड़ा मुतासर किया, वो है टेनिसन की एक एलेजी है इन मेमोरियम। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। विलियम कॉलिंस पोएट्री इज़ कैरेक्टराइज्ड बाई, अब इस पोएट को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल ही जाता है, हर पोएट की कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक, कोई ना कोई मखसूस उसकी पहचान होती है। तो इसमें विलियम कॉलिंस की पहचान है रोमांटिक इमेजिनेशन एंड मेलंकली, ये हमें इसकी पोएट्री में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। और विद चॉसर इज़ बॉर्न आवर रियल पोएट्री, हु होल्ड्स दिस व्यू, अब ये भी मैथ्यू आर्नल्ड के बड़े फेमस रिमार्क्स हैं चौसर के बारे में। उसने कहा था कि चौसर वो शख्स है जिसने हमारी इंग्लिश पोइट्री को जन्म दिया।
इसीलिए आपको पता है कि चौसर को इंग्लिश पोइट्री का फादर भी कहा जाता है। तो इसमें फिर करेक्ट ऑप्शन है सी, यानी ये जो रिमार्क्स दिए थे चौसर के बारे में ये मैथ्यू आर्नल्ड ने दिए थे कि चौसर ने हमारी पोइट्री को जन्म दिया। What is the title's significance in Eugene O'Neill's Long Day's Journey into Night? अब ये एक अमेरिकन राइटर है, इनका ये एक बड़ा फेमस प्ले है, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया भी जाता है। तो इस प्ले का जो टाइटल है वो किस चीज़ को सिग्निफाई करता है? लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट। अब देखिए, इट रेफर्स टू अ लिटरल जर्नी द कैरेक्टर्स टेक, यानी इस कहानी के जो किरदार हैं वो रात के अंधेरे में सफ़र करते हैं। क्या इसका ये मतलब है? या इट रिफ्लेक्ट्स द फैमिलीज़ फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, यानी इस कहानी में जो फैमिली है वो मुआशी मुश्किलात का जिस तरह से सामना कर रही है उसको ये वाला टाइटल सिग्निफाई करता है। या इट सिम्बलाइजेज द पैसेज ऑफ टाइम एंड द कैरेक्टर्स इमोशनल जर्नी। अब अगर आपने इस प्ले को पढ़ा होगा तो आप फ़ौरन गैस कर लेंगे कि ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसमें जितने भी किरदार हैं वो एक इमोशनल जर्नी से गुज़र रहे हैं, उनके कुछ मसाइल हैं जज्बाती और नफ्सियाती नौइयत के, वो उनका सामना कर रही है ये फैमिली और आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन की तरफ, तबाही की तरफ जा रही है। तो ये वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद है नेम द कैरेक्टर ऑफ अ नॉवल ऑफ थॉमस हार्डी विच इज़ मच लाइक एडिपस, किंग लियर एंड फॉस्टस। अब ये कैरेक्टर्स का आपस में एक कंपैरिजन आ गया कि आपने थॉमस हार्डी के ये 4 कैरेक्टर्स देखे होंगे, इनमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो एडिपस और किंग लियर और फॉस्टस से मिलता जुलता है, यानी उसके साथ भी बिल्कुल वैसी ही ट्रेजेडी होती है जैसी इन किरदारों के साथ हुई। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है थॉमस हार्डी का नॉवल है टेस ऑफ द डरबरविल्स, ये उसकी जो हीरोइन है टेस जिसका नाम है, इसके साथ भी बिल्कुल वैसी ही ट्रेजेडी होती है जैसी फॉस्टस, लियर और एडिपस के साथ होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। विथड्रॉल फ्रॉम एन अनकंजीनियल वर्ल्ड ऑफ एस्केप आफ्टर द डेथ आर मोर ऑफ्टन टू एन आइडियल ड्रीम वर्ल्ड इज़ द थीम ऑफ टेनिसन्स द लोटस ईटर्स। अब ये टेनिसन का एक वर्क है, इसके थीम की अगर हम बात करें तो यही है, एक इमेजिनरी सी, एक तसव्वुराती दुनिया के अंदर एक फ़रार जो है वो आपको इस वर्क के अंदर देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज़ एसोसिएटेड विद अ ग्रुप ऑफ पोएट्स हु अलाइड देमसेल्व्स विद द कॉज ऑफ किंग चार्ल्स I एंड द एरिस्टोक्रेसी अगेंस्ट पार्लियामेंट। तो ये एक खुशामदी शायरों का एक ग्रुप गुजरा है 17th सेंचुरी में। तो ये वो लोग थे जो बादशाह चार्ल्स के दरबारी थे और बस उसकी खुशामद में पोइट्री लिखते थे पार्लियामेंट के अगेंस्ट। तो इन लोगों को कहा जाता था कैवेलियर पोइट्स। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ड्रामा विच सीक्स टू मिरर लाइफ विद द अटमोस्ट फाइडेलिटी इज़ कॉल्ड, यानी वो ड्रामा जो लाइफ को बिल्कुल एक्यूरेटली डिपिक्ट करता है उसको कौन सा ड्रामा कहा जाता है? तो डेफिनेटली आसान क्वेश्चन है, उसको रियलिस्टिक ड्रामा कहेंगे जो हकीकत निगारी पर मबनी होता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। द पीरियड फ्रॉम 1660 to 1700 इज़ नोन एज, अब ये भी आपको पता होगा, आसान क्वेश्चन है, द रेस्टोरेशन एज। ऑप्शन नंबर सी ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। यानी बादशाह चार्ल्स I का जो बेटा था चार्ल्स II, बीच में किंग जेम्स का दौर आ गया, तो चार्ल्स II के दौर में जब बादशाहत दोबारा चार्ल्स फैमिली के पास वापस आ गई तो उस दौर को फिर रेस्टोरेशन एज कहा जाता है। ये 1660 से शुरू होता है और 1700 तक चलता है। तो इन 40 ईयर्स को इंग्लिश लिटरेचर में ख़ास तौर पे रेस्टोरेशन एज कह देते हैं। कैसनोवास चाइनीज़ रेस्टोरेंट इज़ अ नॉवेल बाय एंथनी पॉवेल, ये आप याद रखना, इनका ये एक बड़ा फेमस नॉवल है। हु रोट द शॉर्ट स्टोरी द नेकलेस विच एक्सप्लोर्स द थीम्स ऑफ वैनिटी एंड सोशल स्टेटस।
अब ये गाय डी मॉपसां की एक बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी है, हमारे बीए के सिलेबस में भी होती थी, तो ये आपने भी शायद कहीं ना कहीं पे इसको ज़रूर पढ़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिलिप वेकन, ऑट पैलेट एंड टॉम टल्यूवर आर द कैरेक्टर्स ऑफ जॉर्ज एलियट्स नॉवल द मिल ऑन द फ्लॉस। ये आप याद रखना, ये जॉर्ज एलियट का एक बहुत ही फेमस नॉवल है, ये उसके कैरेक्टर्स हैं। ऑप्शन नंबर डी। विलियम शेक्सपियर वाज बॉर्न इन। अब ये जो बड़े बड़े राइटर्स हैं, मैंने आपको बताया था इनका ईयर ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ डेथ ये आप ज़रूर याद रखना। तो इनमें से किसी के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो 1564 ये आपके इल्म में होना चाहिए कि जो विलियम शेक्सपियर थे उनका ईयर ऑफ बर्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें ठीक हो गया। और ऑफ स्टडीज़ इज़ एन एसे रिटन बाय फ्रांसिस बेकन। ये 16th सेंचुरी के एक बहुत ही फेमस एसेस्ट गुजरे हैं। ये तकरीबन सभी यूनिवर्सिटीज़ में इनके एसेस पढ़ाए जाते हैं, तो उनमें से एक ऐसे है ऑफ स्टडीज़, तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। विलियम फॉकनर वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन। अब ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि जितने भी बड़े जो राइटर्स हैं उनको जो नोबेल प्राइज़ मिले किस किस साल में मिले, तो ये भी आपने एक लिस्ट से कहीं से लेके इनको याद ज़रूर कर लेना है। तो विलियम फॉकनर को मिला था 1949 में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। और विच पाकिस्तानी इंग्लिश नॉवल एड्रेसेस द थीम्स ऑफ पार्टीशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल्स। अब जिन यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तानी लिटरेचर पढ़ाया जाता है उनमें बेप्सी सिद्बा का नॉवल आइस कैंडी मैन ज़रूर पढ़ाया जाता है। तो ये वो नॉवल है जो पार्टीशन के ऊपर बेस करता है। बाकी नॉवेल्स भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है जो पार्टीशन पे बेस करता है वो यही वाला है, ऑप्शन नंबर बी। मोस्ट ऑफ द नॉवेल्स ऑफ आर के नारायण आर सेट इन। अब ये एक इंडियन राइटर गुजरे हैं, तो इनके ज़्यादातर नॉवेल्स का जो बैकग्राउंड है वो इंडिया का एक इलाका है मालगुडी। ऑप्शन नंबर बी ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो इस बैकग्राउंड में जैसे थॉमस हार्डी के नॉवेल्स में आपको एग्डन हीथ का इलाका मिलता है बैकग्राउंड के तौर पर, इसी तरह से आर के नारायण के जो नॉवेल्स हैं वो मालगुडी को बैकग्राउंड के तौर पर लेकर लिखे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। और हु इज़ द फर्स्ट एशियन नोबेल लॉरिएट। एशिया में जो सबसे पहला नोबेल प्राइज़ किसी को मिला था वो लिटरेचर में मिला था, और वो मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। आई थिंक 1906 में, मुझे भूल रहा है थोड़ा सा, बहरहाल ये कंफर्म कर लेना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये फर्स्ट एशियन नोबेल लॉरिएट है। और प्लेजेंट पेन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरॉन। अब ये आपने जब फिगर्स ऑफ स्पीच वगैरह पढ़े होंगे तो आपको पता होगा ये प्लेजेंट भी और पेन भी बिल्कुल एक दूसरे के उलट है। तो इस तरह का जो एक कम्बिनेशन होता है दो अल्फाज का, इसको ऑक्सीमोरॉन कहा जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसमें ठीक हो गया। द फर्स्ट 8 लाइन्स ऑफ अ सोनेट आर कॉल्ड हेप्टास्टिच, ऑक्टेव, सेस्टेट या सिंकेन। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन, यानी 14 लाइन्स का जो स्टेंजा होता है उसको सोनेट कहते हैं, और उसकी जो पहली 8 लाइन्स होती हैं उसको ऑक्टेव कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो गया। और द रेपिटेशन ऑफ साउंड्स इन अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड। अब ये भी एक फिगर्स ऑफ स्पीच में से लिया गया क्वेश्चन है। तो एलिट्रेशन, अगर आपको पता हो कि जो कॉन्सोनेंट साउंड्स बार बार रिपीट होते हैं किसी भी लाइन के अंदर, उनकी रेपिटेशन को एलिट्रेशन कहा जाता है। तो ये सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये 60 तक तो वो क्वेश्चंस हो गए जो इंग्लिश लिटरेचर से लिए गए हैं। इनमें आपने देखा कि पाकिस्तानी लिटरेचर में से भी कुछ आए हैं, इंडियन लिटरेचर से भी हैं, लिटरेरी टर्म्स में से भी हैं, और जो ब्रिटिश लिटरेचर है ज़्यादा बड़ा जो हिस्सा है वो ब्रिटिश लिटरेचर से और अमेरिकन लिटरेचर से लिया गया है। तो ये 60 क्वेश्चंस आपके एक तरह से लिटरेचर से रिलेटेड हैं। अब 61 से आगे हम चलेंगे तो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे लिंग्विस्टिक्स के, और लिंग्विस्टिक्स में आप देखें सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IPA। ये किसकी एब्रीविएशन है? तो ये आपको यकीनन पता होगा, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स।
इनको हम IPA कह देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये 44 होते हैं, आपको बताया 24 कॉन्सोनेंट्स हैं, 20 वाउल्स हैं। इन 44 लेटर्स को हम 44 साउंड्स भी कह देते हैं, तो इनको IPA कहा जाता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और द ब्रांच ऑफ फोनेटिक्स विच डील्स विद द ट्रांसमिशन ऑफ स्पीच साउंड्स इज़ नोन एज एक्यूस्टिक फोनेटिक्स। ये जब आप फोनेटिक्स की ब्रांचेस पढ़ेंगे तो उनमें आप देखेंगे एक आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स होती है जो प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड्स पर बात करती है, और एक्यूस्टिक फोनेटिक हो गई जो ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स के ऊपर बात करती है, और एक ऑडिटरी फोनेटिक्स होती है जो लिसनर होता है जिसके कानों तक आवाज़ पहुंची है वो उसको कैसे रिसीव और परसीव करता है उसके ऊपर जो बात करती है वो ऑडिटरी फोनेटिक्स होती है। तो इसमें ट्रांसमिशन की बात हो रही है, तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। और अ वॉइस्ड साउंड विच इज़ प्रोड्यूस्ड विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन द एयर पैसेज इज़ कॉल्ड। अब ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि एयर पैसेज में विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन जो हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसको वाउल साउंड कहते हैं। ये वाउल और कॉन्सोनेंट की क्लासिफिकेशन इसी तरह करते हैं ना कि ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है तो कॉन्सोनेंट साउंड है, और ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो रही तो वो वाउल साउंड है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। द साउंड्स प्रोड्यूस्ड विद द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स आर नोन एज, ये बिल्कुल बेसिक लिंग्विस्टिक्स के क्वेश्चंस हैं। तो वॉइस्ड साउंड्स उन साउंड्स को कहते हैं जिनको हम वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन के साथ प्रोनाउंस करते हैं, और अगर वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन नहीं हो रही उसके बगैर ही साउंड बन रहा है तो उसको फिर वॉइसलेस या अनवॉइस्ड कह देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें ठीक है। What does the phonetic symbol ड represent? अब ये सिंबल आपके सामने कोई भी दे देंगे और आपको कहेंगे कि ये बताएं कि ये इसकी प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, इसके मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, इसकी वॉइसिंग वगैरह देख के बताओ कि इसका हम क्या नाम रखते हैं। तो ये जब आपने बेसिक लिंग्विस्टिक्स पढ़ी होगी, आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स खास तौर पे, ये जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं कॉन्सोनेंट्स की, वाउल्स की, वो आप ज़रूर पढ़ लेना। तो उसमें फिर आपको पता चलेगा कि ये जो ड साउंड है ये वॉइस्ड भी है, एलुवेलर भी है और प्लसिव भी है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। द वर्ड्स विच आर प्रोड्यूस्ड अलाइक बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग, मीनिंग एंड ओरिजिन्स आर कॉल्ड होमोफोन्स, यानी जिन अल्फाज की आवाज़ें मिलती जुलती होती हैं बाकी सब कुछ डिफरेंट होता है उनको हम होमोफोन्स कह देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। कॉन्सोनेंट्स विच हैव 2 पॉइंट्स ऑफ आर्टिकुलेशन आर कॉल्ड डबल आर्टिकुलेटेड, यानी कुछ आवाज़ें हैं जो 2 जगहों से, यानी उनके जो पॉइंट्स ऑफ आर्टिकुलेशन होते हैं वो 2 होते हैं, तो इसलिए फिर उन साउंड्स को डबल आर्टिकुलेटेड कह देते हैं। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो गया। 2 वर्ड्स दैट डिफर इन मीनिंग थ्रू अ कंट्रास्ट ऑफ अ सिंगल फोनेम आर कॉल्ड मिनिमल पेयर्स। ये फोनोलॉजी का टॉपिक है, तो ये बहुत बुनियादी सा क्वेश्चन है, आप पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में ज़रूर काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो गया। राइज एंड फॉल ऑफ द पिच ऑफ द वॉइस इन स्पीकिंग इज़ कॉल्ड। अब ये जो सुप्रा सेगमेंटल फोनोलॉजी होती है ये उसमें आप पढ़ते हैं कि जो पिच में राइज एंड फॉल आता है इसको हम इंटोनेशन कहते हैं। ये लिंग्विस्टिक्स की जब आप टर्म्स वगैरह पढ़ेंगे तो उनमें भी इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, तो ये आप ज़रूर देख लेना। जो मेजर टर्म्स हैं लिंग्विस्टिक्स की वो ख़ास तौर पे आपको ज़रूर उनके बारे में पता होना चाहिए, तो वो आपने पढ़ी होंगी तो इस तरह के आंसर्स देना आसान हो जाता है। और 70 नंबर देखें कि देयर आर डैश कॉन्सोनेंट साउंड्स इन इंग्लिश, तो ये 24 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 44 टोटल हैं, तो 24 उनमें से कॉन्सोनेंट हैं और 20 जो हैं वो वाउल्स हैं, तो ये सी ऑप्शन इसका ठीक हो गया। अब ये 61 से 70 तक जो क्वेश्चन थे ये थे लिंग्विस्टिक्स के, और अब 71 से आगे हम शुरू कर रहे हैं ग्रामर वाला पोर्शन, और ये 10 क्वेश्चन इसमें आप देखेंगे ग्रामर के और इंग्लिश वोकेबलरी के मैंने शामिल किए हुए हैं। तो ये 71 से इसको हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन आप ये भी ध्यान में रखना जो आपका उधर पेपर आएगा कमीशन में उसमें ज़रूरी नहीं है कि 71 से
80 तक वाला पोर्शन ग्रामर का हो, ये क्वेश्चंस के नंबर उधर डिफरेंट होंगे क्योंकि वो शफल कर देते हैं। हो सकता है ये ग्रामर वाला सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके पेपर में आए वो ग्रामर का ही हो और दूसरा क्वेश्चन लिंग्विस्टिक्स का हो और जो सबसे आखिरी क्वेश्चन हो वो इंग्लिश लिटरेचर का हो। तो ये उधर क्वेश्चंस की तरतीब और होती है। ये मैंने अपने हिसाब से थोड़ा क्लैरिटी रखने के लिए आपके जहन में इनको इस तरह से पोर्शन बना दिए हैं अलग-अलग। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह आपको समझाना आसान हो जाता है। तो 71 से आगे आप अब देखें ग्रामर से रिलेटेड आ रही है। आइडेंटिफाई द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, वी आस्क्ड देम अ क्वेश्चन। अब ये पूरा एक जुमला है, वो कह रहे हैं कि आप बताएं इनमें से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो ये जब आपने बेसिक ग्रामर को पढ़ा होगा आपको पता चल जाएगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो वाई का जवाब देता है कि क्या, यानी हमने उनसे पूछा, क्या पूछा, अ क्वेश्चन पूछा। तो ये है जी वाई का आंसर, यानी इस जुमले के अंदर इसको हम एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जो होम का आंसर देता है उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि इस फिक्रे में हमने पूछा एक सवाल, लेकिन किन से पूछा, देम, उनसे पूछा। तो देम इस फिक्रे में एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और क्या पूछा उनसे, यानी अ क्वेश्चन पूछा, तो अ क्वेश्चन इस फिक्रे के अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये बेसिक ग्रामर आपकी इल्म में ज़रूर होनी चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके पेपर में आते हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच फॉर द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब एक जुमला देंगे, कोई एक वर्ड आपसे पूछेंगे कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताएं कि ये क्या चीज़ है। तो एक्सट्रीमली ये आप अगर समझते हैं इंग्लिश पार्ट्स ऑफ स्पीच को तो फ़ौरन पहचान लेंगे कि ये एक एडवर्ब है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कंजंक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ही विल ईदर टेक द बस और राइड हिज बाइक। अब ये आपने कंजंक्शंस की जब आप टाइप्स पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये जो ईदर और इस जुमले में आ रहा है इसको कोरिलेटिव कंजंक्शन कहा जाता है, यानी ये इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, आल्दो इट वाज रेनिंग दे वेंट फॉर अ वॉक। जब आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहला काम ही ये करते हैं कि हम सेंटेंसेस की डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। ये सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, ये जो दिया गया है ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, यानी जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, तो उसको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कह देते हैं। और फिर उसके बाद ये एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, इम्पेरेटिव, ये भी आगे फर्दर इसकी टाइप्स होती हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो इनके बारे में आप ज़रूर पढ़ लेना। और सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस विद प्रॉपर वर्ब टेंस। अब इन चार में से आपने गैस करना है कि कौन सा सेंटेंस ऐसा है जिसमें वर्ब को बिल्कुल ठीक इस्तेमाल किया गया है, जिसमें कोई गलती नहीं है। अब ये सही फ़िक्रा कौन सा है, इसको पहचानने के लिए ज़रूरी है कि आपको ये भी पता हो कि गलत फ़िक्रे कौन कौन से हैं। तो ये जब आपने सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ा होगा तो आप यकीनन गैस कर लेंगे कि आई विल गो टू दी पार्टी इफ़ यू इन्वाइटेड मी। अब ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं ना, ये उनमें से एक दिया गया है। तो उसमें आपको पता है कि ज़ीरो कंडीशनल, फिर एक फर्स्ट कंडीशनल, एक सेकंड कंडीशनल। तो ये अगर आपने पढ़े हुए हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है कि इसमें एक साइड पे फ्यूचर का इंडेफिनिट आता है और दूसरी साइड पे प्रेजेंट का इंडेफिनिट आता है। तो वो बनता है फर्स्ट कंडीशनल, यानी आई विल गो टू दी पार्टी, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। और इफ़ यू इन्वाइट मी, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। लेकिन ये तीसरे में ना, आई विल गो टू दी पार्टी इफ़ यू विल इन्वाइट मी, ऐसा तो कोई कंडीशनल सेंटेंस होता ही नहीं है जिसमें दोनों साइड पे फ्यूचर इंडेफिनिट आ रहा हो। या आई विल गो टू दी पार्टी इफ़ यू वुड इन्वाइट मी, अब ये भी बिल्कुल एक गलत कॉम्बिनेशन है। एक साइड पे फ्यूचर इंडेफिनिट, दूसरी साइड पे वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म, तो ऐसा भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है जी। चूज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ एलोक्वेंट। अब ये कुछ 4-5 क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था कि वोकेबलरी के बारे में भी होते हैं। अब ये एलोक्वेंट एक वर्ड दिया है तो आपने बताना है कि इसका सिनोनिम कौन सा है। जिस बंदे में बात करने की बड़ी सलाहियत हो, कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी अच्छी हो और गुफ्तगू के फ़न का जो माहिर होता है उसको हम एलोक्वेंट कह देते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए ठीक है। आर्टिकुलेट भी कहते हैं एलोक्वेंट को, ये उसके मुतबादल के तौर पे यूज़ हो सकता है, ये उसका सिनोनिम है। चूज़ द करेक्ट एंटोनिम ऑफ ग्रोटेस्क। अब ये
बिल्कुल एक बेतुकी सी चीज़ को हम कह देते हैं, तो इसके एंटोनिम के बारे में बताना है। ये भी थोड़ा अटेंटिव रहना, बाज़ औक़ात बच्चे जहाँ पे सिनोनिम देखना होता है वहाँ पे एंटोनिम देख रहे होते हैं, तो वो गलती कर जाती हैं। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि जो ऑप्शंस दिए गए होते हैं उनमें एंटोनिम भी होता है, सिनोनिम भी होता है, तो वो एंटोनिम की बजाय सिनोनिम को सर्कल कर देते हैं। तो ये आपने थोड़ा इस चीज़ को ज़हन में रखना है। तो ग्रोटेस्क का जो एंटोनिम है वो हमने बताना है, वो इन चारों में से है ग्रेसफुल, ऑप्शन नंबर सी। और चूज़ द करेक्ट एंटोनिम ऑफ ब्रेव, फियरलेस। अब ये ब्रेव का सिनोनिम तो हो सकता है, वही बात जो अभी मैं आपको बता रहा था कि आपने हाजिर दिमाग रहना है। एंटोनिम के बारे में पूछा गया है, फियरलेस ठीक ऑप्शन नहीं है इसका। और बोल्ड भी ब्रेव का सिनोनिम है, एंटोनिम नहीं है, ये भी गलत है। और टिमिड और कवर्डली, अब टिमिड भी बुज़दिल को ही कहते हैं और कवर्डली भी बुज़दिल को ही कहते हैं, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, वो फ़र्क ज़हन में रखना, फिर आपको इनमें से एक को एलिमिनेट करना आसान हो जाएगा और एक ही साफ सारा करेक्ट ऑप्शन है। तो वो टिमिड असल में कहते हैं जिस आदमी के अंदर एतमाद की कमी होती है, तो इसका एंटोनिम होता है कॉन्फिडेंट, यानी ये कॉन्फिडेंट का एंटोनिम है टिमिड, और या आप कह लें बोल्ड का एंटोनिम है टिमिड। लेकिन कवर्डली कहते हैं बुज़दिल आदमी को। ब्रेव के एंटोनिम के तौर पे टिमिड और कवर्डली में से कवर्डली ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, बल्कि करेक्ट ऑप्शन भी यही है। टिमिड एक डिफरेंट चीज़ है, वो शर्मीला कह लें उसको, तो वो उसका उलट होगा कॉन्फिडेंट, लेकिन कवर्डली का उलट होता है ब्रेव, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। व्हाट डज द इडियम बाइट द बुलेट मीन? अब ये एक ईडियम आपको कोई भी ज़्यादा आम जो इस्तेमाल होने वाले होते हैं उनमें से ही दिया जाता है। ये अक्सर अखबारों वगैरह में, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स अगर आप पढ़ते हैं तो उनमें बहुत सारे ईडियम्स आपको आपकी नज़रों से गुजरते हैं, तो आपको पता चल ही जाता है कि बाइट द बुलेट का मतलब होता है कि किसी नाखुशगवार, किसी तकलीफ़ दे तजुर्बे से गुज़रना, उसका सामना करना, उसको बर्दाश्त करना। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है, टू एंड्योर अ पेनफुल एक्सपीरियंस। प्लीज़ डू नॉट लॉफ डैश दोज बेगर्स। अब ये प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल है, बहुत आसान क्वेश्चन है। लॉफ एट दोज बेगर्स, यानी उन भिखारियों पर हंसो मत। तो ये 80 तक हो गए ग्रामर से रिलेटेड, ग्रामर और इंग्लिश वोकेबुलरी से रिलेटेड यहाँ पे पोर्शन मुकम्मल हो गया। अब 80 तक ये वो क्वेश्चंस थे जो आपके आप कह लें सब्जेक्ट रिलेटेड थे, यानी आपका जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर ही नहीं है, इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स और इंग्लिश ग्रामर ये भी आप ही का सब्जेक्ट है। तो 80 तक ये सब्जेक्ट रिलेटेड पोर्शन मुकम्मल हो गया। अब जो बाकी 20 क्वेश्चंस है ना, ये अब आपकी जनरल एबिलिटी है। इसमें आपको पता है जनरल नॉलेज है, पाकिस्तान स्टडीज़ है, करंट अफेयर्स हैं, जियोग्राफी है, कंप्यूटर है, ये सारा कुछ मिला के ये 20 क्वेश्चंस बनते हैं और ये भी आपके पेपर में शामिल होती हैं। तो इसमें आप पहला देखें, विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स पाकिस्तान फ्रॉम अफ़गानिस्तान। तो ये हिंदू कश का जो पहाड़ी सिलसिला है ये पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान से अलहदा करता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। विच सिटी इज़ नोन एज द सिटी ऑफ लाइट्स इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में रोशनियों का शहर कराची को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान। अब देखिए ये बिल्कुल बुनियादी सा जनरल नॉलेज है। अब अगर किसी लेक्चरर के पास, जो इंग्लिश लेक्चरर के लिए एक कैंडिडेट गया है, उसको अगर इन बातों का भी नहीं पता तो ये तो बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है ना। इसीलिए आपका ये जो जनरल एबिलिटी वाला पोर्शन इसमें शामिल किया जाता है कि आपको कम से कम जो बुनियादी सा जनरल नॉलेज है, आपके इर्द गिर्द की दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। आप एक कुएं के मेंढक नहीं है, आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, और एक टीचर जो होता है वो सिर्फ सब्जेक्ट का एक कह लें उसी कुएं का मेंढक नहीं होता, वो उसको अपने सब्जेक्ट से बाहर भी दुनिया का पता होता है कि उसमें क्या हो रहा है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपके पास इस तरह की चीज़ें भी होनी चाहिए। तो 83 में देखें कि पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा, तो हाफिज़ जालंधरी, ये ऑप्शन नंबर ए ठीक हो गया। हु इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो ये जब आपका पेपर जिन दिनों में हो रहा होता है तो उन दिनों में जो भी इस तरह के ओहदेदार होते हैं, किसी के बारे में भी पूछ लेते हैं, किसी सूबे का गवर्नर, किसी सूबे का वज़ीर आला, स्टेट बैंक का गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट के या मुख्तलिफ जो अदालतें हैं बड़ी हाई कोर्ट्स वगैरह, उनके जो चीफ़ जस्टिस हैं उनके नाम।
तो उन दिनों में जो होगा साफ सारे आप उसी को चूज़ करेंगे। तो आजकल है जस्टिस काजी फाइज ईसा, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। विच कंट्री होस्टेड फीफा वर्ल्ड कप 2022? ये पिछले साल जो वर्ल्ड कप हुआ है कतर में हुआ था, फुटबॉल का वर्ल्ड कप, और वो पहला वर्ल्ड कप था कतर में होने वाला और बड़ा शानदार उन्होंने उसको ऑर्गेनाइज किया था। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसमें ठीक है। और विच स्पेस एजेंसी लॉन्च द मिशन चंद्रयान 3? ये अभी चंद माह पहले हाल ही में इंडिया ने ये मिशन भेजा था चांद के ऊपर, और इसके बारे में बड़ा मीडिया के ऊपर आपने इसकी कवरेज देखी होगी। तो CNSA ये चाइनीज़ नेशनल स्पेस एजेंसी है, और NASA ये अमेरिका की है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी, और ESA ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का नाम है, और इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये इंडिया का चूँकि मिशन था और इसरो के सुपरविजन में इस मिशन को भेजा गया था, तो डी ऑप्शन ठीक हो गया। डॉटर ऑफ डेस्टिनी इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। अब इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाता है, जो बड़े लोग हैं जिनकी ऑटोबायोग्राफीज़ मौजूद हैं तो उनके नाम वगैरह आप ज़रूर याद रखना, तो उनमें से भी क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। तो बेनज़ीर भुट्टो की ये ऑटोबायोग्राफी है, इसको उर्दू में दुख्तर मशरिक के नाम से पब्लिश किया गया था, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। व्हेन समथिंग इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय अ शिप इट इज़ कॉल्ड। अब ये थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है कि एक जहाज़ के ज़रिए जब किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं। अब हो सकता है आपके ज़हन में आए कि उसको शिपमेंट कहते हैं, क्योंकि शिप वाला लफ्ज़ इसमें आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जहाज़ों के ज़रिए जो सामान की एक जगह से दूसरी जगह तरसील होती है उसको कार्गो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल ऑफ वाटर? अब ये बेसिक साइंस से लिया गया क्वेश्चन है। तो पानी का जो सिंबल है वो है H2O, यानी हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल मिलके बनता है पानी, तो H2O ये इसका केमिकल सिंबल है, इसको आप याद रखना, बल्कि आपको पता ही होगा। ऑप्शन नंबर बी इसमें ठीक है। विच गैस डू प्लांट्स ऑब्जर्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? अब ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, गैसों के जज्ब करने और खारिज करने का जो अमल है पौधों में, उस दौरान पौधे जो हैं वो कौन सी गैस ऑब्जर्व करते हैं? तो ये आपको पता होगा, ऑक्सीजन वो एमिट करते हैं, खारिज करते हैं, और ऑब्जर्व करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी बहुत ही बुनियादी साइंस की मालूमात है। ऑप्शन नंबर डी इसमें ठीक हो गया। और विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? अब ये जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि दुनिया का दूसरा बड़ा बर आज़म, सबसे बड़ा तो एशिया है और दूसरे नंबर पे आता है अफ्रीका। रकबे के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा बर आज़म है अफ्रीका। ऑप्शन नंबर सी। अबाउट डैश % ऑफ एंटार्कटिका इज़ कवर्ड बाई आइस, यानी ये भी एक बर आज़म है, इसका कितने % हिस्सा बर्फ़ से ढका हुआ है? तो ये 97 पॉइंट समथिंग है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो फिर 98 हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है कि एंटार्कटिका का 98% हिस्सा जो है वो बर्फ़ से ढका हुआ है। और इफ़ 2x इज़ इक्वल टू 16 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x? अब ये बेसिक मैथ का क्वेश्चन है, तो इसको मेरा नहीं ख्याल सॉल्व करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आप हाज़र दिमागी का मुज़ाहरा करें तो आप इसको ऑप्शंस देख के ही चेक कर सकते हैं कि यानी अगर x की जगह पे 4 रख दें तो 2x से मुराद हो गया, यानी 4 को 2 से ज़रब दें 8, तो 8 तो 16 के बराबर नहीं है। अच्छा, x की जगह पे 6 रख दें तो इससे ये होगा कि 6 को फिर 2 से ज़रब दें तो 12, और 12 16 के बराबर नहीं है। अच्छा, x की जगह पे 8 रख दें तो 8 को 2 से ज़रब दें तो वो बन गया 16। तो x की पावर इस क्वेश्चन के अंदर वो है 8, तो ये इसका सही ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी। और इसके बाद है इन अ सर्टन क्लास द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इज़ 3:5, यानी एक क्लास के अंदर लड़कों और लड़कियों की जो आपस में रेशो है वो 3:5 है, यानी 3 लड़के हैं तो 5 लड़कियां हैं। इफ़ द क्लास हैज़ 24 स्टूडेंट्स इन इट हाउ मैनी आर गर्ल्स? अब अगर उस क्लास में टोटल 24 स्टूडेंट्स हों तो लड़कियां कितनी हैं उनमें से?
अब ये कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जैसे पहले था कि इसको भी कोई अलहदा से आप हल करें। अगर आप थोड़ा सा हाज़िर दिमागी का मुज़ाहरा करते हैं तो आप इन ऑप्शंस को ही देख के गैस कर सकते हैं कि कौन सा करेक्ट है। यानी ये एलिमिनेशन वाला जो तरीका है ना, आप उसको इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पे देखिए 24 स्टूडेंट टोटल हमने पूरे करने हैं, लड़कियों की तादाद ज़्यादा है और लड़कों की थोड़ी है, यानी 3:5 है ना रेशो। तो पहला ऑप्शन ही ले लें 9, यानी अगर फ़र्ज़ करें 9 लड़कियां हों तो इसका मतलब है लड़के तो फिर 9 से कम ही होंगे ना, और अगर लड़के 9 से कम है तो ये तो टोटल 24 पूरे होंगे ही नहीं। 9 और 9 भी हों तो फिर तो 18 बनते हैं। तो 24 अगर पूरे करने, इसका मतलब है 9 लड़कियां हैं तो लड़के फिर होंगे 15। तो ये तो गलत होगी इक्वेशन। 3 लड़के हैं 5 लड़कियां हैं, यानी लड़कों की तादाद थोड़ी है, लड़कियों की ज़्यादा है, लिहाजा ये पहला ऑप्शन तो ठीक नहीं हो सकता। दूसरा ले लें, 12 अगर लड़कियां हैं तो बाकी कितने रह गए, 12 ही फिर लड़के होंगे, ये तो बराबर हो गई इनकी रेशो। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, हमने लड़के कम है लड़कियां ज़्यादा है, तो उस हिसाब से हमने देखना है कि लड़कियों की तादाद कितनी होगी और लड़कों की कितनी होगी। अच्छा 15 ले लें, अगर फ़र्ज़ करें लड़कियां हैं तो लड़के फिर होंगे 9। हाँ, ये वाला वो करेक्ट ऑप्शन है, यानी अगर 9 लड़के हैं 15 लड़कियां हैं तो ये वाली वो रेशो बनती है 3:5, यानी 3 को 3 से ज़रब दें तो 9 और 5 को 3 से ज़रब दें तो 15। तो 3:5 की जो रेशो है ये वही रेशो है जो 9:15 की है, यानी 15 को 3 से तकसीम कर दें तो 5 आते हैं, 9 को भी 3 से तकसीम कर दें तो 3 आते हैं। तो 3:5 की रेशो अगर हम देखें तो ये ऑप्शन नंबर सी ठीक है, यानी इस क्लास में 15 लड़कियां हैं और 9 लड़के हैं। अगर हम डी को देखें, 18 फ़र्ज़ करें लड़कियां हों तो लड़के फिर होंगे 6। तो ये 18 और 6 की जो रेशो है ना, ये 3:5 की नहीं बनती, यानी 18 को 6 से तकसीम करें तो आ गया 3, और 6 को 6 से तकसीम करें तो आ गया 1। ये 1:3 की रेशो बनेगी अगर हम 18 लड़कियां रखें और 6 लड़के रखें। लेकिन रेशो असल में क्या है, 3:5, 3 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं। तो इस हिसाब से आप इसको अपने माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हैं चारों ऑप्शंस को, और आपको पता चल जाएगा कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ये इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते, बिल्कुल बेसिक सी मैथ होती है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइस। अब ये बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़ में से है ये क्वेश्चन। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आप समझते हैं, जिनसे डेटा कंप्यूटर को देते हैं वो इनपुट डिवाइसेस होती हैं, और कंप्यूटर से डेटा जिन डिवाइसेस को यूज़ करके लेते हैं वो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। तो मॉनिटर तो डिस्प्ले लेने के लिए इस्तेमाल करती हैं, प्रिंटर हम प्रिंट लेने के लिए इस्तेमाल करती हैं, स्पीकर हम जो कंप्यूटर में चल रहा है उसकी आवाज़ हम लेने के लिए इस्तेमाल, ये सारी आउटपुट डिवाइसेस हैं। इनमें जो कीबोर्ड है ये आपको पता है हम उसमें टाइप करके कंप्यूटर को डेटा और कमांड्स देते हैं, तो ये एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर ए इसमें ठीक हो गया। शॉर्टकट Ctrl+Z इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ यूज टू। अब ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो आप सारे इस्तेमाल करते ही होंगे, तो ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली कमांड्स में से एक ये है कि कुछ आपने गलत टाइप हो गया तो उसको अनडू करने के लिए हम फ़ौरन Ctrl+Z दबाते हैं, तो अनडू द लास्ट एक्शन। ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक हो गया। नेम द वाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम हु वाज द डॉटर ऑफ उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब इसमें ऑप्शन नंबर ए है आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जवेरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, यानी इनमें से कौन सी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ थी जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपने बेसिक इस्लामिक स्टडीज़ में ज़रूर पढ़ा होगा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाजे मुतहरात हैं उनके बारे में। तो हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये इसमें करेक्ट ऑप्शन है। विच कंट्री इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ प्रॉफिट्स। पैगंबरों की सरजमीन कहा जाता है पैलेस्टाइन। ऑप्शन नंबर सी, उर्दू में फ़लस्तीन बोल देते हैं, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। और आखिर में ये 2 क्वेश्चंस मैंने बेसिक उर्दू से भी शामिल किए हैं, तो इस तरह के ही आपके पेपर में आते हैं, बहुत आसान होते हैं, परेशान नहीं आपको होने की ज़रूरत। आपको बुनियादी सी उर्दू तो डेफिनेटली
आती ही होगी। थोड़ा सा आप मज़ीद रिफ़्रेश करने के लिए कोई उर्दू से रिलेटेड कोई जनरल नॉलेज की एक बुक है उसको आप पढ़ सकते हैं, इंटरनेट से हेल्प ले सकते हैं। तो ज़्यादा फेमस जो मुहावरे हैं, जैसे देखिए अश्कले छोड़ना, इसके क्या मानी है? तो नई और अनोखी बात करना, इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। ये ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले जो मुहावरा जाते हैं, आपने फ़र्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक तो उर्दू पढ़ी है, तो उसी को अगर आप रिफ़्रेश कर दें, उनमें भी इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं पे ज़रूर आपकी नज़रों से गुजरी होगी। और इकबाल के पहले शेरी मजमूए का क्या नाम था? तो ये जो बड़े बड़े राइटर्स हैं उनकी किताबों के नाम आप याद रखना। तो बांगे दरा ये अल्लामा इकबाल के सबसे पहले शेरी मजमूए का नाम था। ऑप्शन नंबर सी इसमें ठीक हो गया। तो इस तरह करके ये आपका पूरा पेपर मुकम्मल हो गया। इसमें आपने इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चंस भी देख लिए, इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स के, ग्रामर के, फिर उसके बाद जो जनरल एबिलिटी में डिफरेंट पोर्शंस हैं वो सारे भी मिला के 20 क्वेश्चंस आपकी नज़र से गुजरे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इनको देखने के बाद आपके माइंड में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वाज़ेह हो चुकी होंगी और आपको समझ आ गई है कि आपका पेपर किस तरह का होगा और आपके लिए इसको कैसे तैयार करना है ये समझना भी काफ़ी आसान हो चुका होगा। थैंक यू सो मच। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस पेपर को अटेम्प्ट करने के बाद काफ़ी कॉन्फिडेंस आया होगा। अब अगली 2 वीडियोस में हम 2 और पेपर्स लेंगे और उनको भी इसी तरह से अटेम्प्ट करेंगे और मुझे उम्मीद है कि इसके बाद आपको मज़ीद किसी भी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप खुद पढ़ेंगे और जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतने ही अच्छे मार्क्स आप इस इम्तिहान में ले सकेंगे। तो अगली वीडियो तक अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।